बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पावर टॉक। मैं हूं नम्रा तारिक। मुझे याद पड़ता है गालिबन ये मेरा तीसरा हफ्ता है जिसमें लगातार मुज़ाकरात की बात हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में करते हैं। इससे पहले भी हम मुज़ाकरात की बात करते रहे, जो हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से पेशकश सामने आई, सबसे पहले हुकूमत की तरफ से, उसके बाद उस पर डेली बेसिस पे बयानात तो ज़रूर सामने आते हैं, खातिर ख्वाह कोई पेशरफ लेकिन सामने नहीं आई। अब की बार भी अगर देखा जाए तो हुकूमत कहती है कि हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस स्टैंड ऑफ को बरकरार रखे हुए है। जबकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तरफ ये कहा जाता है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हुकूमत सीरियस नहीं है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट करते हुए भी दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले सिंध जाने का ऐलान कर चुकी है, पंजाब का रुख कर चुकी है इससे पहले, अब सिंध की तरफ जाएंगे। तो ये यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जो मुज़ाकरात का ये सिलसिला है, क्या ये तमाम तर जो दौरे किए जाएंगे सीएम की जानिब से वो किस तरफ इसको लीड करेंगे। उसके अलावा हमने प्रोग्राम में ये भी देखना है कि जो इम्पॉर्टेंट तरीन जो डिस्कशन हमारी हो रही है इस वक्त डायलॉग से, उससे मुतालिक हुकूमत के जो बयानात हैं उनमें भी कुछ तजाद आते हैं। मुझे ज्वाइन करें सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब। सर, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तानी सियासत का इंतहाई मोतबर और बड़ा नाम होने के साथ साथ आपने मुख्तलिफ अदवार देखे, आपने मुख्तलिफ हुक्मरानों को रूल करते हुए देखा या फिर हुकूमतों को फंक्शनिंग करते हुए देखा, फंक्शन करते हुए देखा। तो ये मुझे बताएं कि अब जबकि हम एक बार फिर से वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ हमें दिखाई देता है हमारी ऑपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, उसके दरमियान में डायलॉग की बातें होना, क्या नियर फ्यूचर में हम लोग कोई डायलॉग होते हुए देख रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी इसमें ऐड करती चलूं, जिसमें उन्होंने एक फॉर्मूला पेश किया था कि 5 बड़े जब तक टेबल पे नहीं आते तब तक मामलात हल नहीं होते। ये फॉर्मूला नियर फ्यूचर में एप्लीकेबल होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब सियासत में जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है वो ये होती है कि जो वाक़यात होते हैं उनको देखने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा है। मैंने आज से 1 हफ़्ता पहले ये बात की थी कि इस वक्त 3 डेवलपमेंट्स बड़ी सिग्निफिकेंट हुई हैं। अच्छा। पहली बात तो ये है कि KPK हुकूमत ने बड़ा मुनासिब और भरपूर ताउन करना शुरू कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ वहाँ के मामलात के अंदर, जिसमें टेररिज्म, अफ़गानों का इशू और बाकी इश्यूज़ जो हैं उनके बारे में जो एक शिकायत थी इदारों की, उन्होंने उन शिकायत को रफ़ा भी किया और अपनी तरफ से आगे बढ़ के एक ताउन की फ़िज़ा भी बनाई है, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल जो है, जो बहुत कभी तो गवर्नर राज लग रहा था और ऐसे लगता था कि कल कोई टकराव हो जाएगा, उसके अंदर एक कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा हुआ। अच्छा। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट है, वो है PTI और PMLN के दरमियान। अच्छा। जो इनका CM KPK का दौरा था लाहौर का, उसको वैसे तो उसमें से ये खबर निकाली गई कि जी बड़ा टकराव हुआ, ये हुआ, वो हुआ। टकराव कोई नहीं था, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ होने वाला दौरा था, जिसमें बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया CM को, और वहाँ पे जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था वो गए भी। 1-2 वाक़यात अच्छे बुरे हो गए, वो तो हर जगह हो ही जाते हैं। तो ये एक बड़ी ही अनहोनी सी CBM है जो कि PTI और नून के दरमियान हुई, जिसके पीछे एक कवर और जो ब्रेन था वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। ओके। तीसरी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि बेनज़ीर मोहतरमा शहीद की जो बरसी थी उसके ऊपर जो बिलावल ने तकरीर की, उसमें सदर साहब के बारे में कहा कि सदर साहब जो है वो मफाहमत के लिए आगे बढ़े। तो ये एक और बहुत बड़ी बात थी कि जिस मफाहमत पे लाहौर चल रहा था, उसी मफाहमत पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी आ गई। और उसमें से जो चीज़ मैं देख रहा हूँ आज वो ये है कि बहुत जल्द जरदारी साहब जो है वो एक रोल प्ले करने के लिए, बल्कि होना भी ऐसे ही चाहिए कि उनको मफाहमत को लीड करना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो CBMs हैं, ये KPK में CBM हुई, लाहौर में CBM हुई, जो पीपल्स पार्टी की CBM है वो ये बनती है कि वो KPK के अंदर गवर्नर जो है उसकी स्लॉट PTI को ऑफर कर दे। अच्छा। ये इम्कान मौजूद है, और अगर ये होता है तो उसके नतीजे में एक रियल कूल
कूलिंग आएगी। जो क्योंकि गवर्नर आज आ रहा है, ये आ रहा है, उसके गवर्नर वैसे पोजीशन भी ऐसी नहीं होती कि जो बहुत बड़ी कोई मतलब आईनी तौर पे कोई तोड़ फोड़ कर सके। या तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये तो अब तक, और फिर एक और इसी से रिलेटेड पीपल्स पार्टी से रिलेटेड BM हुआ है, वो कराची का विजिट है सुहेल का। ठीक है, और उसमें उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और उसके अंदर वो लाहौर से बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल कराची में दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो सर आपने मेंशन किया, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम KP। आपने बात की कि KP में जो गवर्नमेंट है उसने साथ देना शुरू कर दिया इदारों का, उसमें फिर ये क्रेडिट जो है वो PTI को जाता है, उन्होंने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी शो की। उसके बाद आपने दूसरा जिक्र किया कि PTI और PMLN के दरमियान हुई, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का क्रेडिट वहाँ पे आ गया। और तीसरा जो CBM आपने हमें गिनवाया वो सदर साहब का किरदार है, यानी कि पीपल्स पार्टी। तो ये तमाम तर पार्टीज गैदर हो चुकी हैं इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। देखिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए PDM और PTI, PDM मींस नून और पीपल्स पार्टी, वो कभी भी आपस में दूर नहीं हुए, वो इकट्ठे हैं। ठीक है जी। अच्छा। वो आपस में इकट्ठे हो गए हैं, और एट द सेम टाइम जो है PTI जो है उसको भी चूँकि स्पेस मिल रही है, तो वो इस सिलसिले के अंदर, इसमें एक और CBM जो है वो जो मियां नवाज शरीफ साहब करवा रहे हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि वो महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर प्रोबेबली वो नॉमिनेट हो जाएंगे बाय द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। गो के स्पीकर साहब उसके हक में नहीं है इतने, लेकिन जो शुनीद है वो ये है कि ये अपॉइंटमेंट हो जाएगी। वैसे कानूनी तौर पे होनी भी चाहिए। अच्छा। तो इस तरीके से महमूद खान अचकज़ई साहब के ज़रिए पहले भी एक दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी कि PTI के साथ कुछ गुफ्तगू शुनीद के रास्ते बने। तो मुझे लगता है कि अब वो ये जो पहली प्रैक्टिकल CBM होगी वो होगी अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट। अच्छा। और दूसरी प्रैक्टिकल CBM जो होनी चाहिए दौरों वोरों के अलावा, वो KPK के गवर्नर की हो सकती है कि वहाँ पे अगर PTI के किसी फ़र्द को गवर्नर लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त की जो स्ट्रेसेस जो पाकिस्तान की मईशत को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हैं, पाकिस्तान के अवाम को टेंस कर रही हैं, उसके अंदर एक कमी आएगी। सर लेकिन ये सुहेल अफरीदी साहब का जो बिहेवियर अगर आप बता रहे हैं कि ये तब्दील हुआ, ये क्यों हुआ? अगर इमरान खान की पॉलिसी को देखा जाए तो वो तो चाहते थे कि कोई ऐसा CM आए जो उनकी कैंपेन को आगे लेके जा सके, उनकी रिहाई से मुतालिक या उनके एहतजाजी सियासत को लेके आगे जा सके। अली अमीन गंडापुर अपेरेंटली उनको ब्रिज के तौर पर कंसिडर किया जा रहा था, उनको ये कहा जा रहा था, उन पर इल्ज़ाम ही यही था कि वो दोनों तरफ प्ले कर रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी को उनको रिप्लेस करवाया गया, तो फिर सुहेल अफरीदी का ये बिहेवियर किस तरह बदला, वो क्यों बदला? देखिए, सुहेल अफरीदी साहब के बारे में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो ट्राइबल है, और ट्राइबल विजडम जो है वो हमेशा से एक नॉन विजडम है, और हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनमें ये खसूसियत भी है। देखें, पहले से देखें जब से पाकिस्तान बना है उन्होंने किस तरीके से कश्मीर के अंदर हर जगह पे जाके पाकिस्तानियत का प्रचार किया है। और दूसरी बात यह है कि वो पसंद नहीं करते कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिला वजह टकराव करें, उनमें बड़ी हिकमत होती है। तो जब सुहेल बने थे तो लोग तो कह रहे थे कि जी आते ही आग लग जाएगी। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेट होंगे और बड़ा ही ट्राइबल विजडम के साथ चलेंगे। ट्राइबल विजडम इसी को कहते हैं कि जो हालात हों। इस वक्त देखें, PTI ने अगर इस वक्त पॉलिटिकली, PTI की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपने मुखालफों को कम करे, और आज अगर निगोशिएशन शुरू होती है तो हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत का पब्लिक में कोई बेस नहीं है। और वो उनको ये एज है कि वो पब्लिक में तो वैसे ही पॉपुलर है। अभी तक जो 2 साल गुजरे हैं उसमें सारी फेवर जो हुकूमत ने समझते हुए या ना समझते हुए की है वो PTI की। अच्छा। क्योंकि इमरान खान साहब जेल में है और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो आज़ाद है। जितनी जेल में उनका स्टे बढ़ रहा है, जितने उनके खिलाफ मुकदमों के फैसले आ रहे हैं, जितनी ये सब चीज़ें आ रही हैं, उतनी आवाम में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और ये बात मैंने तो 1000 मरतबा कही है हुकूमत को भी कि भाई आप तो फेवर कर रहे हैं उनकी। आज खैर चलें, अच्छी बात है, गमों बेश मैंने सुना नहीं, लेकिन सुना है कि पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी यही कह दिया है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो होती हैं ये सियासत के एंगल्स होते हैं, ठीक है, जिसको समझने के ज़रिए ही आप सियासत को आगे बढ़ा सकते हैं। आपने एक और बात की जो राना साहब ने, वो 5 का फार्मूला जी। मैंने अगले दिन ही इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था। मैंने कहा था कि ये
4 तो ठीक है ना जी, 5 नहीं होने चाहिए। अच्छा। 5वां नाम जो है वो सबका है। 5वां नाम जो है वो पीटीआई का भी उतना है, नून का भी उतना है, पीपल्स पार्टी का भी उतना है, अवाम का भी उतना है। अच्छा। और वो एक इदारे के तौर पर पूरे कौम का एसेट है। उनको आप अपनी सियासी जो जोड़ तोड़ है उसके अंदर पहले भी हुकूमत ने इन्वॉल्व किया है, गलत किया है। मैंने हमेशा इस पे प्रोटेस्ट किया है। 9 मई के मामले में उन्होंने मतलब किया कुछ नहीं, 100 गज वारूं गज ना फाड़ूं, किसी को मुकदमे का फैसला नहीं कराया, कोई ढंग से किसी का इस्तगासा नहीं बनाया, किसी एक हकीकी मुजरिम को सजा नहीं दिलवा सके, बल्कि जो बंदे 5-5, 10-10 जगहों पे एक ही बंदे को डाल के एलिबाइज बना दी हुई हैं। मतलब सारे 9 मई का जो मुतासरा पार्टी है वो तो फौज है, लेकिन जितने मुकदमों के जितनी FIRs बनी है वो खुद फौज के खिलाफ कर दी हुई है। और ऊपर से बयानों के अंदर जो है वो जी हम तो जी कौमी मुजरिमों को ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो ये जो बातें होती हैं ये मुझे पता है, सियासी जलेबियां जो होती हैं वो इस किस्म के काम करते रहते हैं, लेकिन वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। अच्छा जी, अब जो है अगर ये जिस घड़ी डायलॉग शुरू होगा उस घड़ी हुकूमत कम से कम पब्लिक में जाने के काबिल हो जाएगी। अभी तो हुकूमत पब्लिक में घुस नहीं सकती। अगर वो डायलॉग करेंगे तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा, मुनासिब होगा और इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। लेकिन ये जो 5 वाली बात है ये बड़ी ज्यादती है इदारों के साथ, और एक सीनियर वजीर की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा। और ये मुज़ाकरात होने चाहिए, सदर की लीडरशिप में होने चाहिए। लेकिन अब जो मैं अगली बात हाँ, जो अगली बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मैंने भी कहीं नहीं कही, मुज़ाकरात सिर्फ हो सकते हैं हुकूमत और जेल में मौजूद अफराद के साथ। अच्छा। ये जो बाहर फिर रहे हैं लोग, इनके ना आवाम इन पे ट्रस्ट करते हैं, ना इनकी लीडरशिप इन पे ट्रस्ट करती है। और ये तो क्या करेंगे, ये तो एक बात करेंगे फिर कहेंगे जी हमें मुलाकात कराएं, हम पूछ के आते हैं। मतलब ये है कि ये तो कोई तरीका नहीं है मुज़ाकरात फिर सर इसमें 2 सवाल बनते हैं ना कि जेल वाला जो है वो क्या हुकूमत के साथ बैठेगा और क्या हुकूमत जेल वाले के साथ बैठेगी। देखें जनाब, इसके लिए आपको मैं चूँकि तारीख का तालिब इल्म हूँ और मैं सियासी हिकमत अमली का भी एक वो हूँ, एक्सपर्ट हूँ। भुट्टो साहब की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा। भुट्टो साहब ने PNA के साथ मुज़ाकरात किए थे। अच्छा। उन्होंने जो लोग 3 सामने बिठाए थे अपने, वो तीनों जेल से निकाल के बिठाए थे। मुफ्ती महमूद साहब को बिठाया था, प्रोफेसर गफूर साहब को बिठाया था, नवाब नसरुल्लाह खान, इनमें से पता नहीं किस किस के ऊपर कौन कौन सा मुकदमा नहीं था, दहशतगर्दी से लेके बम, हर एक गाय की चोरी से लेके भैंस की चोरी से लेके बम फाड़ने तक का हर मुकदमा हर एक के ऊपर था। लेकिन उनको ला के सामने बिठाया तो मुज़ाकरात में कूलिंग हो गई। अच्छा। और एक सेटलमेंट तक पहुंच गए। वो तो वैसे बाद में मार्शल लग गया। लेकिन ये जो मिसाल है आज भी यही मिसाल फिट करती है। और मैं इमरान खान के बारे में मैं बहुत जानता हूँ इमरान खान साहब को, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं हमारे। अच्छा। लेकिन मैं उनके बारे में बता दूं, वो डील नहीं करेगा लेकिन डायलॉग से कभी मना नहीं करेगा। अच्छा। इसलिए अगर आपने डायलॉग करना है तो जेल में बैठे हुए लोगों का करें। ये जो बाहर फिर रहे हैं ना, इनमें से किसी को बाहर फिर रहे हैं सर, इनमें भी तो दूसरी जमात भी तो सामने है ना, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत है, महमूद मौलवी साहब का नाम है, इमरान इस्माइल या फवाद चौधरी जैसी ये शख्सियत सामने आ रही है और ये कहते हैं कि हमें नेशनल डायलॉग करना है। फिर कोट लखपत जेल की वहाँ से भी खबरें आना शुरू हुई कि ये असल में डायलॉग को शिफ्ट करके उस तरफ लेके जा रहे हैं और शायद इमरान खान को माइनस करने के बाद उनको रिप्लेस किया जाएगा शाह महमूद कुरैशी साहब से। तो इस बात में कितनी सदाकत है और फिर इनका जो किरदार है, क्या वाकई हुकूमत जो है इसको एक्नॉलेज करती है कि ये किरदार अदा किया गया? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक्नॉलेज नहीं करती और वो कहते हैं कि हम तो इनको ओन ही नहीं करते, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत है। देखें जी, जब आप माइनस करने की बात कर देते हैं ना, तो उसके बाद तो डायलॉग ख़त्म हो जाता है। क्योंकि डायलॉग होना है अवाम के साथ और डायलॉग होना है इमरान के साथ। बाकी जो कुछ है वो सब कचरा है। कचरा से मुराद ये है कि उसको दोनों ना अवाम एक्नॉलेज करते हैं ना इमरान एक्नॉलेज करते हैं। और गवर्नमेंट का तो छोड़ देना, गवर्नमेंट तो खुद कचरे में से निकली हुई है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट तो खुद फॉर्म 47 पे बैठी हुई हुकूमत है, लेकिन उनकी ये हैसियत है कि वो ताकत की पोजीशन में बैठे हुए हैं। वो बात उनसे बात होगी, उन्हीं से ही होनी चाहिए। मेरा इस पे हमेशा से इसका कायल रहा हूँ कि डायलॉग की जगह पार्लियामेंट है, डायलॉग की जगह हुकूमत और अपोजिशन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत की जो डायलॉग है उसमें प्रेसिडेंट उसको लीड करे,
साथ अगर मियां नवाज शरीफ साहब उसके साथ बैठें, बहुत अप्रोप्रिएट बात है। अच्छा। और उसके साथ तीसरा जिसको भी वो बिठाएं। ठीक है। और जहां तक सवाल है उधर से वो लोग जो जेल में हैं, वो इमरान हो या जिनका नाम महमूद मौलवी साहब, फवाद साहब ये लोग ले रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि वो लोग बड़े पुराने लीडर्स हैं। इन जेलों में बैठे हुए लोगों को आप सामने बिठाएंगे तो मुज़ाकरात भी होंगे और नताइज भी होंगे। अगर आप उनको अंदर रख के यहाँ से किसी को पकड़ के सामने बिठा लेंगे, वो हर मिनट बात कहेगा जी मैं ज़रा पूछ के आता हूँ, वो मुज़ाकरात तो ना हुए ना। वो तो एक मतलब शटल होगा। अभी भी वो कहते हैं कि मुज़ाकरात तब होंगे जब हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो यार तो उन्हें मुलाकात करनी है तो क्यों नहीं कहते कि मुज़ाकरात ही उनसे करो जिनसे हमने मुलाकात करनी है। ये बात उन्हें अपनी लीडरशिप को, जो लीडरशिप बाहर है, ये वो एक चक्करबाजी है। हुकूमत की भी कोशिश है जी माइनस इमरान किसी तरह से कोई एक्टिविटी कर ले। बाकी जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी इमरान खान से इतना डरते हैं कि उसके सामने जाके बात भी नहीं कर सकते। वो भी चाहते हैं कि जी वो अंदर हुए तो ऐसी गल कर ली। तो इसलिए ये बात नहीं चलेगी। इन्हें चाहिए कि ये सब यही मुतालबा करें कि जो जेल में है वही मुज़ाकरात कर सकते हैं और हुकूमत इसको तस्लीम करे और उनके साथ मुज़ाकरात करके बात को आगे बढ़ाए। एक दिन में नहीं होगा। ठीक सर, रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है वो असल में इमरान खान माइनस इमरान खान फॉर्मूले का आगाज़ है। अगर आप चाहें तो उसको एलैबोरेट कीजिएगा, क्योंकि हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आपकी इस बात से आपकी क्या मुराद थी। देखें, पहली बात तो ये है कि जब हुकूमत में जितनी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां, अच्छा, वो दुआ करती है किसी तरह माइनस इमरान हम कोई ऐसा बिल्डअप कर ले कि जनाब माइनस इमरान हो जाए। अच्छा जी, ये उनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश रखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अब जब टीटीए ने ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, अब ये तो इसके बारे में तो अब जो पीटीआई के अंदर वाले लोग हैं वो उनके हैं रिजर्वेशन। वो कहते हैं ये मियाँ साहब की आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। चले, अच्छा, मियाँ साहब अगर कर भी रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को बुला लिया अपनी कॉन्फ्रेंस में, तो उस वक्त मैंने कहा कि ये जो फार्मूला है जिस पे ये अब चल रहे हैं कि आप कर तो अपोजिशन की वो रहे हैं मीटिंग और उसमें आप बुला पीपल्स पार्टी को रहे हैं, तो ये तो माइनस इमरान कॉन्सेप्ट का फार्मूला हो गया। अच्छा। तो उस बुनियाद पे अगर आप ये करेंगे तो ये तसव्वुर होगा कि आप माइनस इमरान चलना चाहते हैं। खैर उसका इफेक्ट हुआ, उन्होंने रिट्रीट कर लिया। क्योंकि देखें, ये जो बाहर लोग हैं, ये इनकी जितनी इनका एक एक वोट जो है ना, एक भी वोट इनका अपना नहीं है। इनका हर वोट जो है वो इमरान का वोट है। अच्छा। इनकी कोई हैसियत नहीं है सियासी तौर पे अगर इमरान इनके बैक पे ना हो तो। और पीटीआई पूरी जो है वो दो चीज़ों का नाम है, इमरान खान और अवाम। वो आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हैं। कोई अब उसमें वी लॉगर घुस जाता है और कोई बार में असेंबली में आया हुआ घुस जाता है। वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा शुरू भी इमरान से करते हैं, एंड भी इमरान पे करते हैं। लिहाजा अगर ये जितनी भी साजिशें हो रही हैं, मैं उन्हें साजिशों को ये कहना चाहूँगा, साजिशें करने के बजाय सीधे लाइन पे चलें। जो है उसको उसका ड्यू दें। बातचीत करनी है तो कहें जी जेल वालों से बात करो, मसला हल करना है तो जेल वालों के साथ डील करो और उनके साथ डिस्कशन करो और उसके नतीजे में हल निकालो। तो यही रास्ता है। और खुदारा हुकूमत को चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट को घसीट के अपनी सियासी गन में ना लाए। देखिए, अच्छा, सियासत जो है वो सियासतदानों का काम है। इस वक्त आप देखें, इकोनॉमी चलानी है तो फौज चलाए, मुल्क का दिफा करी फौज रही है, मार्का हक करे तो फौज करे। जब मार्का हक में जब फौज गई तो पूरी कौम को इज्जत मिली, पूरी कौम साथ खड़ी हुई। नून खड़ी थी, पीपल्स पार्टी खड़ी थी, इन सबसे बढ़ के पीटीआई खड़ी थी उस वक्त। सारे वी लॉगर से लेकर क्या किया आपके चैनल्स ने, इंडिया को चित कर दिया अपनी ताकत से। मीडिया तो वो यही वो है जिन पे आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं और उन्हें बोलने भी नहीं देते। लिहाजा पूरी फौज जो है वो पूरी कौम की है। अब उस पे इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के अब 2 इंजन बन गए हैं हुकूमत की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। ना एफबीआर काम करता है, आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं जी सारी चोरी तो आप खुद कर रहे हैं। अब फिर मजबूरन जो है फौज ने एक इकोनॉमी का नया इंजन बनाया है जिसमें वो डिफेंस प्रोडक्ट्स और डिफेंस सर्विसेज जो हैं वो लेके जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं।
और बैन ही उन्होंने एग्रीकल्चर की भी कोशिश की, वो आपने नाकाम बना दी। SIFC को हुकूमत ने अपने ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए नाकाम बनवा दिया। तो लेकिन ये अब सब चीज़ें हैं जो कि इस वक्त हमारे सामने हैं, तो इनके लिए हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए और मफाहमत को आगे बढ़ाना चाहिए, और फ़ौज को हमें घसीट के हुकूमत को सियासत में नहीं लाना। हुकूमत जो है आपकी राय के मुताबिक घसीट के सियासत में लेके आ रही है एस्टेब्लिशमेंट को, जो कि नहीं लेके आना चाहिए। सर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। मेरे बहुत से सवालात अभी रहते हैं लेकिन वक्त की कमी है। हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करने लगी हूँ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया की सूरत हाल जो है वो 2026 के स्टार्ट होने के साथ ही बदली है। वो किस तरह से बदली है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा मसूद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो तमाम तर डेवलपमेंट हुई है पूरी दुनिया को इसने एक तरफ तो हिला के ज़रूर रखा, लेकिन यहाँ पे बहुत से सवालात भी ज़रूर पैदा हुए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो तमाम तर सिचुएशन थी, इसको अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको इसका तज्जिया करना है, इसको समराइज करना है, तो वो आप किस तरह करेंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें जी, मेरे ख्याल में अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक सरप्राइज था और परफेक्ट यूज ऑफ फोर्स था, और जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ और वहां से उन्होंने मदारों को उठा के लेके चले गए वहां पे, और जिससे ये देखें कि एक बड़ा वाज़ेह किस्म की इन्होंने अपनी दुनिया में बताया कि एक मिलिट्री सुपीरियरिटी उनके अभी तक मौजूद वहां पे है। बट एट द सेम टाइम लोग अभी भी ये कहते हैं कि मनरो डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, कि वो जो वेस्टर्न हेमस्फेयर की बात कर रहे हैं कि ये एरिया हमारा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द लैटिन अमेरिका, दिस इज आवर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 1823 में मनरो ने इस पे बात की थी। सो दैट इज वन थिंग। एट द सेम टाइम मैसेज भी दिया बाकी कंट्रीज के लिए, इवन कोलंबिया को भी अभी जिस तरह बात की है, पनामा की भी बात हो रही, पास में भी उन्होंने किया था, और फिर ईरान के लिए भी एक बड़ा वाज़ेह इसमें मैसेज है कि हम इसमें क्या कुछ इस पे कर सकते हैं। सो इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब जो किरदार है, आल्दो चाइना के लिए भी एक मैसेज था, तो रशिया के लिए भी है, लेकिन अब ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम अभी दाखिल हुए हैं। दुनिया में अब 3 पावर्स हैं, अमेरिका है, चाइना है और रशिया है। सो अभी आप चाइना के पास भी अब एक समझ लें एक एक्सक्यूज आ गई है। जिस तरीके से अब 2022 से 2025 तक वो एक्सरसाइजेस कर रहे थे इन एंड अराउंड ताइवान, सो किसी दिन आप देखेंगे दे विल स्ट्रेट अवे ताइवान में दाखिल हो जाएंगे। सिमिलरली रशियंस ऑलरेडी दे हैव ऑक्युपाइड 20% ऑफ यूक्रेन, और वो इस अपॉर्चुनिटी को सीज करेंगे और दे में फर्दर वो एक्सपेंशन इस पे करेंगे। सो एक किस्म के आप समझ ले कि एक मिलिट्री माइट भी शो की है, बाकियों को भी एक आपने, और लाइकली ये है देखे कि नियर फ्यूचर में जिस तरह प्लानिंग, जिस तरह ईरान में सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, जी हाँ। तो उसको उन्होंने एक वार्निंग दी है, तो लाइकली है कि उसमें ये कर सकता है। अभी जो खबरें आ रही है, द टाइम्स में जो खबर छपी है जिसमें उन्होंने बात की कि रहबर इज लिविंग ईरान, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन स्टिल सिचुएशन ईरान के अंदर जिस तरीके से अभी ईरानीज भी कह रहे हैं कि जो कुछ ईरान में हो रहा है, इट इज द एक्सटर्नल फोर्सेज वो वहां पे प्ले कर रहे हैं, और जो ने कहा वैक्यूम में कोई चीज हो नहीं रही है, तो देयरफॉर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने डिफेंस सिस्टम, अपना मिसाइल सिस्टम को सेट कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग वो कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में ये 2026 का साल कोई लगता है कि इवेंटफुल साल हो। अच्छा चिश्ती साहब, जो ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मुल्क का सदर है, वो अपने घर पे या अपने महल पे वहां पे वो वहीं पे मौजूद है, उसकी वाइफ उसके साथ मौजूद है, लेकिन कोई दूसरा मुल्क आता है, उनको उठा के ले जाता है, जो मिसाइल सिस्टम है या जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ पे थे, वो ये किस तरह का ये जो ओवरऑल लैप्स है, ये किस तरह से कोलैप्स कर गया ओवरऑल सिस्टम, ये पूरी दुनिया के लिए क्या मैसेज आता है? क्या वो जो पावरफुल अथॉरिटीज होती हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं? उनको बस आपके अंदर से शायद कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर मौजूद है जिनको अपने साथ मिलाया गया और फिर उनको कन्विंस किया गया, और उनको कन्विंस करने के बाद उनका साथ चूंकि हासिल था, और इस तरह से एक हुकूमत की जानिब से किसी भी दूसरी हुकूमत को टॉपल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया निम्रा, आपने इनवाइट किया। देखिए, इतनी स्ट्रैटेजी हमने पढ़ी या पढ़ाई वो तो मोस्टली मॉडर्न थी, लेकिन मैं एक हिस्ट्री से एक रिफ्रेश करना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को। एथेंस के एक जनरल था
उसका नाम था थुसिडिस। वो बिफोर क्राइस्ट 460 साल पहले बिफोर क्राइस्ट वो पैदा हुआ और 400 साल बिफोर क्राइस्ट वो वफात पाया 60 साल की उम्र में। और आप अंदाज़ा लगाइए को 2500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने ये स्ट्रैटेजी और मिलिट्री माइट को इस तरह एक्सप्लेन किया था अंग्रेजी में। उसने कहा था द रिच द पावरफुल मस्ट डू व्हाट ही कैन एंड द पुअर और द वीक शुड सफर व्हाट ही मस्ट। जरा विजुलाइज करें, इतने हजार साल पहले उसने यही कहा था कि जो पावर है। और मैं समझता था कि हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए आज की दुनिया में, दुनिया बहुत तरक्की कर गई, अब वैल्यू पर बेस्ड चीज़ें हैं शायद, लेकिन आज भी 2500 साल बाद भी तकरीबन हमें याद दिलाया गया कि नहीं, जो थुसिडिस की जो डॉक्ट्रिन थी या फलसफा था वो बिल्कुल ठीक था। माइट इज़ राइट, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दूसरे लफ्ज़ों में रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है उसका कोई नज़र नहीं आता। ये तो एक कंसर्न के साथ मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा जो आप कह रही हैं कि कैसे मुमकिन हुआ कि एक दूसरे मुल्क से फौज आए, और जाहिर है ये बहुत मैसिव प्लानिंग हुई थी। हम सब जान चुके हैं अब कि उन्होंने इसी का रेप्लिकेट एक पैलेस क्रिएट किया हुआ था अमेरिका में। उनकी फोर्सेस को, डेल्टा फोर्स को रिहर्सल करवाई गई, उनके फोर्सेस को, हेलीकॉप्टर्स को सिमुलेशन करवाई गई। और ऐसे ऑपरेशन कभी भी कामयाब नहीं होते जब तक इंटरनली लोग कॉम्प्रोमाइज ना हो चुके हों। और कोई एक सोर्स नहीं मैं फोर्सी करता, सीरीज ऑफ लोग होंगे जिनको इंसेंटिव दिया गया होगा। और ये बड़ी अनयूजुअल बात है और अफसोसनाक बात है कि एक मुल्क अमेरिका जैसा, जो बुनियादी तौर पर इतनी बड़ी सुपर पावर है, और वो एक इश्तिहार देता है कि $50 मिलियन का रिवॉर्ड देंगे अगर कोई इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन पकड़वाएगा नहीं या पकड़ कर नहीं लाएगा, जो इंफॉर्मेशन देगा उसको 50 मिलियन अवार्ड दिया जाएगा। तो इमेजिन करेंगे 50 मिलियन, आई एम श्योर ये तो पब्लिकली अनाउंस किया गया था, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड इंडिविजुअल होगा। जितनी मिलिट्री की और सिविलियन हायरार्की या सिक्योरिटी की ऊपर जाती जाती होगी उतना ही इनाम बढ़ गया होगा। तो ये मैसिव कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसके बगैर किसी मुल्क से इस तरह का ऑपरेशन करना जिसके अंदर आपने इतनी ट्रुप्स की अलाइनमेंट की है, इतने तकरीबन 20 एयर बेसिस से 150 फाइटर जहाज भेजे हैं, हेलीकॉप्टर भेजे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर अपना इस्तेमाल किया है। तो इतना कुछ होने के बावजूद मेरा नहीं ख्याल जब तक इंतहाई हाई लेवल पर कॉम्प्रोमाइज ना हुआ हो ये चीज हो सकती थी। अच्छा मसूद साहब, मुझे ये भी बताएं कि अब जो एक तज्जिया पेश किया जा रहा है वो ये भी है कि अमेरिका की जानिब से चाइना को ये मैसेज देना था। चले चाइना को आपने जैसे पहले भी बात की कि सिर्फ चाइना को नहीं, दीगर तमाम तर ममालिक को भी अमेरिका ने अपने इस अमल के थ्रू एक प्रूव करना था कि हमारे पास अल्टीमेट पावर है और हम अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना की तरफ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर सकता या ये अमेरिका को कबूल नहीं है कि जो ज़्यादातर ऑयल है वो एक्सपोर्ट किया जाता है वेनेजुएला की तरफ से चाइना को। तो यहाँ पे टारगेट करना था अमेरिका की जानिब से चाइना को असल में, और वेनेजुएला को ये बताना था कि आप तमाम तर अपना ऑयल जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ट्रम्प से ये पूछा गया था और ही सेड कि भाई आप कैसे रूल करोगे व्हाइल सिटिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने कहा जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं ये दे विल कंट्रोल। ही वाज रेफरिंग मार्को रूबियो की बात कर रहे थे, और इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात कर रहे थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की बात करते थे, जनरल केन की बात कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ ये है, फिर देखें कि आपके ही वाज एक्सपेक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है जो वहां पे डेलेसी है, तो वो कहीं उन्होंने कहा था कि शी विल ओबे माय ऑर्डर्स। तो वो भी इंप्रेशन तो वहां से नहीं लग रहा। दैट इज एक वो वहां पे। सेकंड, देन ही सेड आई कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ बूट्स ऑन ग्राउंड। तो लेकिन वो बड़े फिर एक बड़ा मसला बन सकता है, उसमें बड़े मैसिव कैजुअलिटीज हो सकते हैं, फिर वो चांसेस नहीं है। फिर एक नेशनलिज्म की बात भी आ सकती है। फिर ऊपर से जब ऑयल की आपने बात की, दैट इज वेरी राइट कि जो जो सबसे बड़ा बायर है दैट इज चाइना। और फिर ऊपर से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 17% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स जो हैं, और जो 303 बिलियन बैरल्स की बात की जाती है जो वेनेजुएला के पास है, नंबर 1 कंट्री है दुनिया में, लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम है। दैट इज 1% ऑफ इंटायर प्रोडक्शन जो दुनिया में हो रही है। और फिर ऊपर से देखे क्लेम क्या था, वो क्लेम ये कर रहा था, ट्रम्प ने कहा कि भाई वेनेजुएला ने हमारा ऑयल चोरी किया है। इसका मतलब ये वो बताना चाह रहा था, पुराने वक्तों में जब यहाँ पे ड्रिलिंग स्टार्ट हुई तो इनिशियली जो कंपनी थे वो अमेरिकन थे। एक्सन कंपनी थी, वो बिल की कंपनी थी, गल्फ कंपनी थी, गल्फ ऑयल थी, और उन्होंने बेसिकली बुनियाद वहां पे रखी। और सब्सिक्वेंटली 1976 में जब नेशनलाइजेशन हुई तो ये कंपनियां फारिग हो गई। फिर इन कंपनियों ने केस कर दिया था कि जो वेनेजुएला दे ओ अस बिलियंस ऑफ डॉलर्स।
सो दैट्स वाई ये क्लेम करते हैं बुनियाद हमने रखी, हमारा हक बनता था और आपने ये आयल ले जाके चाइना को दिया। सो बेसिक अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंट्रोल द आयल जहां पे है। बाकी तो देखे सानवी है जो उस पे एलिगेशन रखे मदोरों पे कि ड्रग्स की बात हो रही है और कोकेन की बात कर रहे हैं या बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये चीजें थी, लेकिन इससे ये है कि सिचुएशन यकीनन अभी आप देखें कि लोगों में अभी ये खौफ पैदा हुआ है। लाइक पनामा है, कनाडा है, और इसके अलावा ग्रीनलैंड वाले हैं, इनके लिए भी मसाइल है क्योंकि पहले इन्होंने कहा था कि हम ये हमारे हैं, हम इन पे उनको ले सकते हैं। सो मेरे ख्याल में एक बड़ी ऐसी सिचुएशन ट्रम्प ने यकदम क्रिएट कर दी कि कल तक वो बात कर रहे थे कि मैं सीज फायर करवाऊंगा, पीस और दुनिया में ऑर्डर की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके इस तरह के वाकयात हुए हैं तो वो मेरे ख्याल में उसके उस स्टैंड से बहुत मुख्तलिफ है। सो सिचुएशन मेरे ख्याल में अभी बड़ी डाइसी है एट दिस स्टेज, क्योंकि जो वो चाह रहे थे वो ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा है। तो अभी डिपेंड करता है कि नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होगा, किस तरीके से वो मोटिवेट करेंगे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो इंटर्न सेटअप जो अभी वहां पे वेनेजुएला में है, द वाइस प्रेसिडेंट हैज टेकन ओवर एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। वो वहां से जिसने एक बड़ा स्टैंड लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने जल्दी अमेरिका की वहां पे बात भी चलेगी। ठीक है, ठीक है। मुझे ये भी बताएं कि अगर मैं आपको आज कोई थ्रेट करती हूं तो मेरे पास ज़रूर उससे कोई रिलेटेड कॉन्फिडेंस होगा, तभी मैं आपको थ्रेट कर सकती हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप जहां पे पूरी दुनिया को थ्रेट करें, ऑफ कोर्स उनके पास कोई कॉन्फिडेंस है जिसकी बुनियाद पे वो करते हैं। अगर हम एयरफोर्स के लिहाज से बात कर लें तो जो ये कॉन्फिडेंस है डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेके या फिर अपनी एयरफोर्स को ओवरऑल लेके, तो उसका कंपैरिजन अगर इन दो स्टेट्स के दरमियान ड्रॉ कर लिया जाए तो आपको क्या लगता है कि जो सुपीरियरिटी है वो ऑफ कोर्स अमेरिका के पास है, लेकिन कौन सी ऐसे तैयारे हैं या मिसाइल सिस्टम कैसा है, मिसाइल्स कौन से हैं जिसकी बेसिस पे ये कॉन्फिडेंस डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है? देखिए नम्रा, मिलिट्री तो उनकी बहुत कन्फाइन की हुई है। हालांकि जब ये 70s की दिहाई में जब अमेरिका उनकी सपोर्ट कर रहा था और जो ब्रिगेडियर मसूद कह रहे थे कि जी इनकी कंपनियां वहां थी, तो इनको पुराने उस जमाने में तो F-16 भी दिए गए थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन पर इतनी सैंक्शंस लगाई गई कि उनकी मिलिट्री उस तरह नहीं रही जिस तरह आप समझना चाहेंगे कि इतना बड़ा मुल्क है उसकी मिलिट्री हो। और उसकी एक बैकग्राउंड भी है, क्योंकि इकोनॉमिकली इस मुल्क को स्टेबल होने ही नहीं दिया गया पिछले 70s ऑनवर्ड, जब तक अमेरिका ने समझा कि हम खुद ही इसको ऑयल निकालेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। ये हर साल अपने तेल का सिर्फ 0.12% एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो 303 बिलियन बैरल्स जो है वो तो अनटैप्ड है। हर साल अगर आप 1.2 निकालेंगे सिर्फ परसेंट, तो इसके पूरे रिजर्व को निकालने के लिए 2525 साल 2525 ईयर चाहिए इस मुल्क को। जिसका मतलब यह है कि इतनी स्लो कर दिया गया एक्सट्रैक्शन को। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने दी गई, पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज रखा गया, इसको टेक्नोलॉजी नहीं दी गई, इनका ऑयल थोड़ा थिक है, उसके लिए स्पेशल मशीनरी चाहिए, वो डिनाई की गई, ताकि ये तेल तक खुद अपने तौर पर या अपने रिसोर्सेज से ये मुल्क अपने तेल या अपने रिजर्वर तक पहुंच ही ना सके। तो मिलिट्री का तो कोई कंपैरिजन रहा ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने जो नेटवर्किंग जैम की, और सबसे ज्यादा वो इसलिए मैं मिलिट्री को इनफेक्टिव देख पा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा मिलिट्री कॉम्प्रोमाइज नजर आती है मुझे। ऐसे नहीं होता कि आप इतनी दूर से आए। इनका जो फ्लोरिडा सदर्न स्टेट है वहां से इसका एरियल डिस्टेंस ही 2000 किलोमीटर बनता है, और अगर कोई फाइटर जहाज मेनलैंड से आते हैं और वापस जाते हैं 4000 किलोमीटर, तो रिफ्यूलिंग भी हुई होगी पॉसिबली क्यूबा में। फिर इन्होंने एक जेराल्ड नाम का एक अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और बहुत सारे कोई 15 शिप्स खड़े किए हुए हैं। जो सबसे बड़ा जेराल्ड इनका एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, वहां पे 4500 पर्सनल तो एक ही में है। ऑलमोस्ट 12-14 हजार के करीब इन्होंने पर्सनल अराउंड वेनेजुएला सर्कल किया हुआ था। 75 के करीब फाइटर जहाज तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर है, एक पर है। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब मिलिट्री माइट का तो कोई कैपेसिटी है ही नहीं वेनेजुएला की, क्योंकि मिलिट्री इसलिए नहीं डेवलप की कि उनकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई इतने सालों में। तो ये बड़ा प्लान लग रहा है, ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहा है, बड़ा अनफॉर्चुनेट लग रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जहां जहां वादा किया कि मैं स्टेबलाइज करूंगा, तारीख पुरानी नहीं जाते, रिसेंट कर लेते हैं। सद्दाम हुसैन के बाद उन्होंने इराक का क्या हाल हुआ, सीरिया में क्या हाल हुआ, हफीजुल असद के बाद लीबिया में कर्नल कजाफी के बाद क्या हुआ, इजिप्ट में क्या हुआ। तो सीरीज है जहां पे अमेरिका ने इंटरफेयर किया, और ये नहीं कहा कि हमारी इंटरेस्ट है, ये कहा कि इस मुल्क को जमहूरियत की जरूरत है। मैं सवाल ये करना चाहता हूं आखिर में
कि अगर इस मुल्क से तेल और मिनरल्स निकाल लिए जाएं तो अमेरिका को वाकई इतना कंसर्न होगा ड्रग्स का? ड्रग में तो कोलंबिया नंबर 1 है, वेनेजुएला तो एनरूट हो सकता है, ये ट्रांजिट सप्लाई में फैसिलिटेट कर सकता है, लेकिन ड्रग तो सबसे ज्यादा कोलंबिया में कही जाती है, लेकिन उसको नहीं छेड़ा जाता क्योंकि उधर तेल नहीं है इस तरीके का। तो मिनरल्स और तेल को मेन बुनियाद बनाकर फिर आप उसको ड्रग कह लें या उसको कह लें कि ह्यूमन राइट्स कह लें या ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह लें, फिर रीजन तो उन्हीं की बनानी है। अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने कहा कि रूल्स बेस्ड तो रहा नहीं कोई, और वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज द लॉजिक ऑफ द माइट, जिसका मतलब है कि जिसके पास ताकत है उसी की लॉजिक से हिस्ट्री लिखी जाती है, और यही यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, हमारी यहाँ पे गुफ्तगू जारी रहती है। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करने लगी हूँ। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है, बाय द वे आपने बात की, आपने जिक्र किया कोलंबिया का भी, आपने कहा कि कोलंबिया पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर भी बात की, उन्होंने कहा कि फौजी ऑपरेशन जो है वो कोलंबिया में अगर होना चाहिए तो एक अच्छा ख्याल है। उसके अलावा आपने ये भी जिक्र किया कि इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन मुख्तलिफ ममालिक में किए जाते रहे, तमाम तर ममालिक के आपने नाम भी गिनवाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि माजी में जो अमेरिका ने इस तरह के ऑपरेशंस किए वो उनमें कामयाब हुए थे या नहीं थे, और जो पहले के ऑपरेशंस थे वो आज के इस ऑपरेशन से किस तरह डिफरेंट थे? अगर कभी अमेरिका की जानिब से बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे गए तो उसके बाद किस हद तक अमेरिका जो है वो कामयाब हुआ? नंबरा, पैसे में बहुत ताकत होती है। हमने देखा है कि इराक में किस तरह उन्होंने अपनी पसंद के लोग ले आए आपस में। ये मुल्कों में टॉप लीडरशिप को, रेजिम चेंज ऑपरेशंस बेसिकली, और जी मिलिट्री लीडरशिप को और पॉलिटिकल लीडरशिप को ये खरीद लेते हैं बुनियादी तौर पर। आपने इराक में देखा क्या हुआ, लीबिया में देखा क्या हुआ, सीरिया में देखें क्या हुआ। इन तमाम मुल्कों में ऐसे इनके स्लीपर सेल्स मौजूद होते हैं जिनको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ये नहीं होता कि ये अचानक इन्होंने ये अटैक किया और उन्होंने रियलाइज किया कि हमने तो जी अटैक करना है, उन्होंने एवैक्यूएट करना है प्रेसिडेंट को। ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो इनके सिंपथाइजर्स होते हैं उनको कल्टिवेट किया जाता है, परवान चढ़ाया जाता है, उनको लुक आफ्टर किया जाता है फॉर डिकेड्स। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता जाता हूं कि अभी इनका ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन बैरल निकालते हैं ये तेल, जिसमें से 50% चाइना लेता है। 70s में ये 3.5 बिलियन निकालते थे, जिसका मतलब है कि जब अमेरिकन आशीर्वाद थी तो 3.5 गुना ज्यादा ऑयल निकलता था। जब नहीं हुई तो फिर ये कर्टेल करते करते कॉर्नर कर देते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप को और मिलिट्री लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। और अगर इस तरह का कोई लीडर, जैसे अभी प्रेसिडेंट को उन्होंने उठाया है, अगर कोई रह जाए तो फिर फिजिकली न्यूयॉर्क पहुंचा के अदालत के जरिए सजा दे दी जाती है। तो जज और ज्यूरी अनफॉर्चुनेटली खुद ही हैं। फुट ऑन ग्राउंड बड़ा डेंजरस होगा, अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे वहां पे जो नेशनलिस्ट होंगे और अपने मुल्क का दिफा करना चाहेंगे। अफगानिस्तान छोड़ें, वियतनाम की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने 21 साल वहां जंग लड़ी, 33 लाख वियतनामी मारे गए और सिर्फ 58,000 अमेरिकन मारे गए, और फिर भी इनको विड्रॉ करना पड़ा था। तो विल टू फाइट एक और चीज होती है, फिजिकल रियलिटी एक और चीज होती है। ठीक है, मैं आपकी इस राय से मुत्तफिक भी हूँ, लेकिन अपनी जो गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाते हुए मसूद साहब आपकी तरफ आऊँगी। वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके बाद दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कायम हुआ, मुख्तलिफ तरह के इंटरनेशनल लॉज बनाए गए, उसमें तमाम तर जो फ्रीडम है या फिर ममालिक की अगर बात की जाए उनकी सवरेंटी पे सबसे पहले बात आई कि आप किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब जबकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम तमाम तर लॉज भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास ऐसी बॉडीज मौजूद हैं जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इदारे मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, अपेरेंटली उनका काम ही इस वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करना था। लेकिन अब जबकि इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं तो क्या हम ये मान लें कि फिर हमारे पास कोई इंटरनेशनल लॉज नहीं है जिनको दुनिया जो है वो फॉलो कर रही है, या यूएन जैसे इदारे जो हैं वो गैर फ़आल ही हैं असल में? देखें, ये तो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन को हमने देख लिया है। जब गजा की सूरत हाल पे यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हुए, इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी हमने देख ली है। तो कुछ इदारे यूनाइटेड नेशन के ऐसे हैं जो एटलीस्ट चलें, कुछ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूएनएचसीआर वाले, ये कोई अच्छा काम कुछ कंट्रीब्यूट करें। बाकी तो ये इट इज माइट इस, आप जिसकी ताकत है वो उसी ने डिक्टेट करवाना है तो वो है। फिर ऊपर से ये देखिए, पाकिस्तान केस बड़ा डिफरेंट है। ये जितने ममालिक है आप देखें, चाहे ये लैटिन अमेरिका है या अब यमन का है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है,
और सोमालिया है, यहाँ पे आर्मीज वीक थी। असल में मसला यहाँ पे ये है, यहाँ पे तो टोटल वॉर लॉर्ड्स पे थे और डिवाइडेड थे। अभी आप इवन अफगानिस्तान में आजकल की सूरत हाल देखें कि वहाँ पे डिवाइड है, नॉर्थ साउथ का डिवाइड है, और नॉर्दर्न फ्रंट अलग अब वहाँ से एक्टिव हो चुकी है। सो पाकिस्तान तो एक कन्वेंशनल आर्मी है, स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल आर्मी है, जिसने मार्के हक में बुनियाद महसूस में अपना आप को एस्टेब्लिश किया। दुनिया ने मान लिया। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट 61 दफा तो वो कह चुका है पाकिस्तान, 8 जहाज गिरे हैं, और फील्ड मार्शल की बात करता है, प्राइम मिनिस्टर की बात करता है। हम सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन चुके हैं, वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, और इसके बाद अभी हम नॉर्थ अफ्रीका भी पहुंच चुके हैं, वहां हमारे इन्फ्लुएंस। सो एक्सपेंशन हो रही है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। और जो इंडिया का सो का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था वो हमने साफ कर दिया है। सो पाकिस्तान की वो इंपॉर्टेंस है। फिर बस से देखें, आप एक मिसाइल, आपके पास कैपेबिलिटी है, फिर आप एक न्यूक्लियर पावर है ओवर एंड अबव। तो पाकिस्तान ने अब मेरे ख्याल में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। और फिर पाकिस्तान में देखें कि हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयारी होती है, और हर अनफोर्सिंग सिचुएशन की होती है, वर्स्ट केस सिनेरियो को वर्कआउट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये है कि जब आप वीक होंगे, जिस तरह देखें ना, आपकी अगर इकोनॉमी वीक है, जो अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं और उसमें अच्छे इंडिकेशंस आ रही हैं, आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। दैट्स वाई अभी क्यों वी आर नो मिडिल पावर के तौर पर पाकिस्तान को कोट किया जा रहा है, क्योंकि वी हैव ए राइजिंग इकोनॉमी, स्ट्रांग आर्मी मिलिट्री है आपके पास, और आपके पास एक डिप्लोमेटिक जो आपकी पोस्टिंग हुई है, जो आपकी पावर आपने डिस्प्ले किया है, वो भी आपकी जबरदस्त है। सो आप एक मिडिल पावर भी हैं। फिर देखें ना कि अभी जो फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पर्सनालिटी है, वहां पे लिखा कि इज ए मॉडल एज ए मल्टी अलाइनर है। हमने तमाम जो बड़े पावर्स है, चाहे रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, हमारे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बैलेंस है, वाइल मेंटेनिंग आवर ओन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। सो मेरे ख्याल में हम उस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है, जब आप वीक होंगे तो ये आप नुकसान उठा सकते हैं, जिस तरीके से हमने कोलंबिया इसमें वेनेजुएला में देखा है। कोलंबिया भी आप देखेंगे, नेक्स्ट में हो सकता है पनामा की भी बात होती है, कि ग्रीनलैंड की बातें हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस साल जो है 2026 में ट्रम्प तो बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं। ठीक है चिश्ती साहब, डोनाल्ड ट्रंप का आज का एक रीसेंट बयान भी है जिसमें वो वेनेजुएला में तेल तक मुकम्मल एक्सेस होने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें मुकम्मल एक्सेस देनी चाहिए, वरना हमें जो है वो दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ सकता है, दोबारा से हम हमला भी कर सकते हैं वेनेजुएला पे। अब इस बात से मैंने ये अज्यूम किया कि हम कोई जो है वो काइनेटिक वॉर की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन एक चीज़ जो ज़रूर नज़र आती है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप अचीव करना चाहते थे वो यही थी कि वो उनको एक्सेस मिल जाए तेल तक, और उसके बाद जो है उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि वहाँ पे पॉसिबल वेज बनाए जाए, वहाँ पे ड्रिलिंग की जाए, उसके बाद जो रिफाइनरीज हैं वो लगाई जाएंगी, ऑयल को रिफाइन करने के बाद फिर वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। ऐसे ही है नम्रा, इसके दो एस्पेक्ट हैं आपके सवाल के। देखिए, एक, उन्होंने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हमें तेल की एक्सेस होनी चाहिए। मैं हैरान हूं ब्रूटैलिटी पे ऑफ द स्टेटमेंट, कि एक तरफ आप एक प्रेसिडेंट को उठा के लैंड करवाते हैं और पहली ही पब्लिक टॉक में कह देते हैं कि हमें तेल तक पहुंचने दिए। यानी उन्होंने मिन्सिंग द वर्ड्स भी नहीं किया, या छुपाया भी नहीं, या 2 दिन सब्र भी नहीं किया कि हम तेल की इंटेंशन जाहिर कर दें। एक बात ये उन्होंने बता दिया कि हमारा फोकस तेल ही था, और हम जैसे जो तजिया नगार हैं उनको देर नहीं लगी दौर दो चार करने में कि ये तो तेल ही है या मिनरल्स हैं। एक बात। दूसरी एक और चीज देखिए आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने प्रेसिडेंट मदुरो को फौरी तौर पर उनकी पिक्चर्स और वीडियोस रिलीज कर दी कि ये हमने अरेस्ट किया है, ये हमने आंख पर पट्टी बांधी हुई है जनरल साहब के, प्रेसिडेंट साहब के, और पट्टी बांधने के बाद एक पानी की बोतल की एंटरटेनमेंट उनको दे दी गई। पब्लिक को बताया कि इस तरह हम हथकड़ियां लगा कर लाते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक सदर का उन्होंने ह्यूमिलेशन खास तौर पर उन लोगों को वेनेजुएला के लिए दी है कि जो हमारे मुकाबले में आएगा वो यही पिक्चर फेस करेगा। अदरवाइज जब उन्होंने कब्जा कर लिया था तो इस पिक्चर्स के बगैर भी गुजारा हो सकता था। आप सिर्फ कहते कि हम प्रेसिडेंट को उठा के ले आए हैं, लेकिन तस्वीरें दिखाना, वीडियो रिलीज करने का मकसद यही था, मैसेज देना बाकियों को कि जो भी हमारे रास्ते में खड़ा होगा हम उसके साथ यही शासन करेंगे। यानी एक परसेप्शन बिल्ड करना, ये एक नैरेटिव बनाना और एक खौफ पैदा करना इनसिक्योरिटी का। जाहिर है ये दोनों चीजें हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना फुट ऑन ग्राउंड, एक बिल्कुल और टुगेदर चीज है, और मीडिया पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ना बिल्कुल और चीज है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी मिलिट्री में कितना डिवाइड है, जो उनकी आर्म फोर्सेज हैं वो कितनी डिवाइडेड हैं,
और वो कितने रिजॉल्व के साथ अपना नेशनल प्राइड रिवाइव करना चाहती हैं, या इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं कि अमेरिका के लिए सिर्फ रिसोर्सेज को अनलॉक करना, वॉक देयर वे, वो पॉसिबल होगा या नहीं, ये आने वाले वक्तों में पता लगेगा। अच्छा सर, जब भी हमने डोनाल्ड ट्रंप को बात करते देखा, उनको अपनी माइट के बारे में बात करते हुए ज़रूर देखा, वो अपनी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी की बात हो या फिर उनकी एयर में सुपीरियॉरिटी है उसके ज़रूर वो बात करते हैं, एयरफोर्स को लेके ज़रूर वो बात करते हैं। ईरान पे रिसेंटली जो हमला हुआ, माजरत के साथ, ईरान पे जो ऑपरेशन हुआ था गुज़िश्ता साल भी, उसमें कंपैरिजन ज़रूर ड्रॉ किया जाता रहा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी B-2 बॉम्बर का ज़रूर जिक्र होता रहा। तो ऐसे क्या जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ बनाती हैं अमरीका को तमाम तर दीगर ममालिक से, अब जबकि ये तमाम तर मामला हो भी रहा है और उसमें दीगर ममालिक को भी शामिल किया जा रहा है, तो क्या जो है वो मुख्तलिफ है? देखिए नम्रा, ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जो कैश स्टार्व्ड है, जिसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करने दी गई इतने सालों में। मैं वेनेजुएला की बात कर रहा हूँ, जिसकी मिलिट्री को इतना डेवलप नहीं होने दिया गया बाय डिज़ाइन। ऑब्वियसली अभी हमें समझ आती है कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ये बाय डिज़ाइन किया जाता है ऐसी चीज़ों को, नंबर वन। और फिर अमेरिका से बहुत दूर भी नहीं है। देखिए, इजराइल से हमला होना जो ईरान पर था, या अमेरिका से ईरान पर जो हमला होना, वो कई हजार किलोमीटर का फासला था। अभी ये जो फ्लोरिडा का जो इनका कोस्टल एरिया है, वहां से अगर इनके बेसिस, वहां पे इनके काफी बेसिस हैं एयरफोर्स के, यूएस के, वहां से सिर्फ 2000 किलोमीटर का फासला है ये इसका वेनेजुएला का। तो इतना फ्लाइट भी नहीं है। आई एम श्योर एक दफा रिफ्यूलिंग जरूर जहाजों ने की होगी रास्ते में, शायद क्यूबा के करीब या क्यूबा की मदद से। और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ज्यादा फैसला नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने कहा कि 15 के करीब उन्होंने वॉरशिप्स जो खड़े किए हुए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर दर्जनों के करीब, आई एम श्योर इसमें जहाज मौजूद हैं। पहले का मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 60 to 70 हर एक के अंदर जब फाइटर जहाज होते हैं। तो मिलिट्री का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनसर्कल कर लेना है वेनेजुएला को। कोस्टल एरिया है सारा, जो लगता है मोस्ट ऑफ द एरिया जो नॉर्थ की तरफ है, अमेरिका की तरफ जो अप्रोच करता है। तो मिलिट्री का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और जब भी वो, आई थिंक, इनको मिलिट्री फोर्स करना चाहेंगे, लेकिन सवाल वही है जो पिछले सवाल के जवाब में मैंने एंड में अर्ज किया कि फुट ऑन ग्राउंड और चीज होती है। फाइटर जहाज को उड़ाना, तहस नहस कर देना, बमबारी करना, हेलीकॉप्टरों से फोर्स उतारना एक चीज होती है, लेकिन जिस दिन ये फुट ऑन ग्राउंड करेंगे, और खास तौर पर उन ऑयल रिजर्व्स को, या उन ऑयल जो एरिया रिच एरियाज हैं, और वो भी नॉर्थ की तरफ ज्यादा हैं, उनको देखना पड़ेगा कि अमेरिका की उस पे पॉलिसी क्या है। और लोग, खास तौर पे जो मकामी लोग हैं, लीडरशिप है, मिलिट्री है, वो कितना ये सपोर्ट करती है या रेजिस्ट करती है, उस पर डिपेंड करेगा। मसूद साहब, ये जो तमाम तर डेवलपमेंट हुई, उससे मैंने पर्सनली एक चीज़ तो ज़रूर अखज़ की कि जब भी आपके पास इंटरनल केओस होता है, उसका सबसे पहले जो फ़ायदा उठाता है वो आपका दुश्मन उठाता है, वो आपके अगेंस्ट उसको यूज़ कर सकता है। चाहे वो मेकिंग हो, मेकिंग में तो वो, अगर आपकी आवाम आपके साथ है तो ज़रूर वो मेकिंग में किरदार अदा हो सकते हैं, और अगर हुकूमतों की ब्रेकिंग हो तो भी आपकी आवाम अगर आपके साथ नहीं है, और उसका फ़ायदा आपका दुश्मन ज़रूर उठाता है। यहाँ पे भी हमने यही मिसाल देखी है, और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे इंटरनल केओस का फ़ायदा उठाया गया अमेरिका की जानिब से। तो हमारे लिए बतौर पाकिस्तान या पाकिस्तानी, और इवन और पूरी दुनिया के लिए भी, इससे क्या मैसेज जाता है और हमें क्या सबक सीखना चाहिए? जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब पाकिस्तान में हमने देखें कि मार के हक में इंटायर नेशन अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी थी। लिविंग एसाइड चंद लोग जो बाहर बैठे हुए थे, जो पाकिस्तान के, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट और इदारों के खिलाफ वहां से बैठ के कंपेनिंग कर रहे थे। आप देखें, जब आप मुत्तहिद होंगे, कौम आपकी अफवाज के साथ खड़ी होगी, तो मेरे ख्याल में कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सकता है। और ये मिसाल हमने साबित की है। और बाकी ममालिक में ये है, जब आपके आर्मी ही वीक है, आपके हालात भी बहुत से ऐसे पतले हैं, तो आप टोटली डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। तो हमने देखा है, चाहे वो देखे ना कि लीबिया में क्या हुआ, यमन में आजकल क्या हो रहा है, सोमालिया के अंदर आप देखें 3 हिस्से बढ़ चुके हैं, इजरायली वहाँ पे प्रेजेंस है। इराक को पास में हमने देखा, सीरिया में हालात आप देख लेंगे जो वहाँ पे हुआ है, अफगानिस्तान की हमारे सामने मिसाल है। तो मेरे ख्याल में ये है कि हमारे सफ़ों में इत्तेहाद होना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान के साथ सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मलाइन करने के लिए एक आप उनके खिलाफ एक आप प्रोपेगेंडा करें, फेक न्यूज़ करें, और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बाहर बैठे हैं, या यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम देखें, पाकिस्तानी कौम जब भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, तो पाकिस्तान ने हमेशा
अपने दुश्मन को शिकस्त दी। 65 में हमने भी यही देखा, और इस दफा मार्के हज़रत बिन्यामिन मरसूस में भी अफवाज पाकिस्तान ने उस कौम की मदद से हमने दुश्मन को सबक सिखाया। तो बाकी यही अभी मैसेज अफगानिस्तान के लिए भी दे रहे हैं कि वो बाज आए। ठीक है जी, मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ में रखा था खालिद चिश्ती साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आप आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।